हजार सवाल है मन में फिर भी सब्र रखते हैं। खुद से बेखबर हो दुनिया की खबर रखते हैं। कलम की नोक पर समाज की सच्चाई लिखते हैं। पत्रकार है साहब, देश की सच्चाई लिखते हैं। कितनी अच्छी लगती है ना ये शायरी सुनने में। पर रियलिटी में एक सच्चा पत्रकार होना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब बहुमत का रंग चढ़ता है तो यथार्थवादी भी कहानीकार बन जाते हैं। कुछ ऐसे ही हालात आज हमारे देश की मीडिया के हो चुके हैं। यकीन मानिए, दुनिया की सबसे सस्ती चीजें पैसे से खरीदी जाती हैं, फिर वो चाहे कोई बेईमान इंसान हो या झूठी खबरें, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती। और इस बात को सही साबित किया है शहीद जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर ने। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बासागुड़ा गांव में जन्मे मुकेश की जिंदगी जहां मुश्किलों से भरी थी, वहीं उनके जर्नलिज्म को लेकर पैशन ने उन्हें सच्चाई का मसीहा बना दिया था। जहां एक तरफ वो एनडीटीवी और आज तक जैसे न्यूज चैनल्स के लिए काम कर चुके थे, वहीं जागरूकता फैलाने और करप्शन को जड़ से हटाने के लिए उन्होंने बस्तर जंक्शन नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोला, जहां वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आम लोगों की दिक्कतों को सामने लाने में जुटे थे। वहीं उनका खुद का चचेरा भाई सुरेश, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने सड़क बनाने के 50 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 120 करोड़ करवा दिया। अब जैसे ही 25 दिसंबर 2024 को एनडीटीवी पर आई इस खराब सड़क और महंगे बजट की खबर ने सबका ध्यान खींचा, वैसे ही सुरेश चंद्राकर के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अब इस बात की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी बनवा दी थी और अपनी पोल खुल जाने का डर सुरेश को दिन रात सता रहा था। इसीलिए उसने खुद को समाज सेवक और मार्गदर्शक बताते हुए अखबार में एक आर्टिकल भी छपवाया। पर अफसोस, लोगों को अपनी तरफ करने का ये प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि जांच कमेटी तो बनाई जा चुकी थी और मुकेश का इस करप्शन को एक्सपोज करने के पीछे होना आग में घी डालने जैसा साबित हुआ, क्योंकि सुरेश को मुकेश का सच के लिए आवाज उठाना हजम नहीं हो रहा था, जिस वजह से उसने मुकेश को खत्म करने का प्लान बनाया और उसे खुद की ही प्रॉपर्टी में बने सेप्टिक टैंक में दफन करवा दिया। इतना ही नहीं, उस टैंक पर एक कंक्रीट की स्लैब तक बनवा दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेप्टिक टैंक एक अंडरग्राउंड टैंक होता है, जिसे वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने और उसे पार्शियली ट्रीट करने के लिए बनाया जाता है, और इसका इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां पर सीवेज सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं होती। पर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या ये पूरी की पूरी प्लानिंग सच को दफन करने के लिए की गई थी? नहीं, इनफैक्ट ये पूरी की पूरी प्लानिंग उस सोच को दफन करने के लिए की गई थी जो सच को बाहर लाना चाहती थी, क्योंकि इस इंसिडेंट ने हमारे देश में मौजूद हर जर्नलिस्ट के मन में मुकेश की मौत के दुख के साथ साथ सच बोलने के डर को और मजबूत किया है। और यही डर जर्नलिस्ट के दिमाग को हैक करके उनकी कलम को हाईजैक करने का काम करता है। साथ ही ये डर जर्नलिज्म के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। यकीन मानिए, आपके लॉजिकल होने से सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होती है जिनका घर आपके मूर्ख बने रहने से चलता हो। और यही वो कारण है जिस वजह से आज के टाइम में खबरें ढूंढी नहीं बल्कि बनाई जाती हैं, क्योंकि इंसान झूठ तभी बोलता है जब उसे सच बोलने की सजा दी जाती है। लेकिन ये क्रिमिनल्स अक्सर भूल जाते हैं कि सच को दबाया और दफनाया जा सकता है, पर सोच को नहीं। वहीं मुकेश चंद्राकर की हत्या सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी की हत्या है, क्योंकि जर्नलिस्ट पर हुआ हर एक अटैक हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर हमला है। क्योंकि ऐसे अटैक्स मीडिया पर्सन्स को फ्रीली और फियरलेसली काम करने से रोकते हैं। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो अपने दिल में समाज को बदलने का इरादा और कलम में सच्चाई लेकर चलते हैं। और ऐसे ही एक जर्नलिस्ट थे उमेश डोभाल, जो उत्तराखंड में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ थे, साथ ही वहां के युवाओं के लिए रोजगार की मांग करते थे। और ये समय था 1980 का, जब उत्तराखंड में लिकर माफिया मनमोहन सिंह नेगी का राज था। और उस समय उत्तराखंड में टेंडर कैसे बंदूक की नोक पर लूटे जाते थे, इस बात को अपने आर्टिकल्स के
के जरिए बाहर लाकर सच का साथ देना उमेश को इतना भारी पड़ेगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। 25 मार्च 1988 को उत्तराखंड के पौड़ी में मौजूद सन एंड स्नो होटल में एक वेल प्लान्ड तरीके से उमेश का मर्डर किया जाता है, साथ ही उसकी लाश को गायब कर दिया जाता है। और इस सब के पीछे मनमोहन सिंह नेगी यानी कि लिकर माफिया का हाथ था। सीबीआई की इस केस में इन्वॉल्वमेंट के बावजूद एविडेंसेस और गवाहों की कमी के कारण कुछ साबित नहीं हो सका और सभी के सभी एक्यूज्ड को कोर्ट ने बरी कर दिया, क्योंकि उमेश की बॉडी कभी मिली ही नहीं। जहां आज तक हम मानते थे कि हमारी चुप्पी ही मुजरिमों की ताकत बनती है, वहीं इंडिया में गलत के खिलाफ बोलने और आवाज उठाने से होती है हत्या, और फिर बहस वाली राजनीति, और फिर कैंडल मार्च, और आखिर में सब शांत, क्योंकि तब तक कोई और खबर ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी होती है। वहीं जहां नेकी जैसे लोग एक फ्रूटफुल एग्जाम्पल हैं हमारे देश की नई रिच क्लास के, जो कि प्रोडक्ट है हमारे सिस्टम की नॉमिनल प्रोहिबिशन, अनरेगुलेटेड लॉज और स्टेट कंप्लायंस के। अब जैसे सच बोलने वाले इंसान का मर्डर कर देना सच्चाई की हत्या है, बिल्कुल वैसे ही ग्राउंड लेवल पर हो रही घटनाओं की सच्चाई ना दिखाकर जनता के मुद्दों को ना उठाना भी सच्चाई की हत्या है। और ये काम वो कठपुतलियां करती हैं जो न्यूज चैनल्स पर अपने मालिक के इशारों पर नाचती हैं, और उनके मालिक सरकार के इशारों पर। लेकिन क्यों? अब इसके पीछे का कारण ना तो सच्चाई है और ना ही सेफ्टी, क्योंकि यहाँ बात सर्वाइवल की है और चैनल के सर्वाइवल की है। अब अगर आप गौर करें तो टीवी पर आने वाले ज्यादातर न्यूज चैनल्स मिनिमल चार्जेस पर रन किए जाते हैं। इनफैक्ट आज तक और न्यूज 18 चैनल्स की कॉस्ट तो ना के बराबर है। तो आखिर ये न्यूज चैनल्स पैसा कैसे कमाते हैं? देखिए, ये जितने भी न्यूज चैनल्स होते हैं इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है एडवर्टाइजमेंट, जिस वजह से गवर्नमेंट इनकी सबसे बड़ी कस्टमर बन जाती है। अब आप कोई भी न्यूज चैनल चलाकर देख लीजिए, वहाँ जितनी एड्स गवर्नमेंट की स्कीम्स और देश में कितना विकास हुआ है उसकी आती हैं, उतनी एड्स किसी भी प्रोडक्ट की देखने को नहीं मिलती। फिर चाहे ग्राउंड लेवल पर उतनी डेवलपमेंट देखने को मिले या ना मिले। चलिए अब इस एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाने वाली बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी न्यूज चैनल पर कोई एड चलवानी है। अब उस एडवर्टाइजमेंट को एक बार चैनल पर दिखाने का रेट पर 10 सेकंड के हिसाब से लिया जाता है, और ये रेट इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको वो एड किस टाइम पर चलवानी है। वैसे तो इन न्यूज चैनल्स पर एड चलवाने का कोई फिक्स रेट नहीं होता, लेकिन किसी भी एडवर्टाइजमेंट को प्राइम टाइम पर चलवाने का रेट जनरली थोड़ा हाई होता है। पर चलिए मान लीजिए कि प्राइम टाइम के लिए रेट पर 10 सेकंड है 10,000 रुपीज, तो रेट पर सेकंड होगा 1,000 रुपीज, और आपकी एडवर्टाइजमेंट है करीबन 30 सेकंड की। तो ऐसे में एडवर्टाइजमेंट को एक बार चैनल पर चलाने का कॉस्ट होगा 30,000 रुपए। अब ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन एक्चुअल में ये रेट्स लाखों में होते हैं। वहीं आईपीएल के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट के रेट्स और भी ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। जहां नई सड़कें और नए ब्रिजेस बनवाने के लिए मिडिल क्लास की जेब खाली की जाती है, वहीं इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए आप ही का भरा हुआ टैक्स काम में लिया जाता है। अब इससे 3 फायदे होते हैं। पहला ये कि न्यूज चैनल्स वालों का गल्ला भरा रहता है, जिस वजह से वो सरकार की डुगडुगी बजाते रहते हैं, और दूसरा ये कि सरकार की पब्लिसिटी हो जाती है, साथ ही वो एक अच्छी सरकार होने का स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाती है, और तीसरा ये कि जनता तक डेवलपमेंट हुई है और स्कीम्स निकाली जा रही हैं, ये खबर पहुंचती रहती है। वहीं जहां मीडिया पूरे देश की जनता को मैनिपुलेट करने की ताकत रखता है, इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार भी उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। जहां तक प्रिंट मीडिया है तो उसका भी यही हाल है। बढ़ता इंटरनेट का एक्सेस और मोबाइल फोन्स के रीजनेबल प्राइसेस लोगों को न्यूज़पेपर के आसपास आने ही नहीं देते। वहीं बढ़ता कंपटीशन और न्यूज़पेपर के सर्वाइवल की जंग वो कारण है जो अखबार का दाम बढ़ाने नहीं देते, जिस वजह से इन्हें भी एडवर्टाइजमेंट और पेड न्यूज का सहारा लेना पड़ता है। और इसका करंट एग्जाम्पल है सुरेश चंद्राकर की महिमा करने के लिए छापा गया वो न्यूज आर्टिकल, जिसका प्राइम फोकस लोगों की सोच को मैनिपुलेट करना था। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस फेक न्यूज के जाल को हम कभी तोड़ पाएंगे? वेल,
फेक न्यूज से बचने के लिए और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। जैसे अगर आप भी अपने फोन में न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं, तो पेज के वेब एड्रेस को चेक करना ना भूलें, क्योंकि फेक न्यूज साइट के URL में स्पेलिंग मिस्टेक्स का होना एक आम बात है। साथ ही इन साइट्स में लेस कन्वेंशनल डोमेन एक्सटेंशंस जैसे कि .infonet और .offer का भी यूज किया जाता है। वहीं किसी आर्टिकल को पढ़ने और उसमें लिखी बातों पर यकीन करने से पहले उसके ऑथर की क्रेडिबिलिटी के बारे में जान लेना भी जरूरी होता है। साथ ही ये भी जान लेना जरूरी है कि क्या जिस स्पेसिफिक एरिया में उनकी एक्सपर्टीज है वो उसी से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख रहे हैं या फिर वो अपने ही किसी स्पेसिफिक एजेंडा को लेकर बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी न्यूज को सभी रेप्यूटेड मीडिया आउटलेट्स कवर करते हैं तो उस न्यूज के सही होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सभी प्रोफेशनल ग्लोबल न्यूज एजेंसीज एडिटोरियल गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। साथ ही इनके पास फैक्ट चेकिंग के लिए भी एक्सटेंसिव रिसोर्सेज होते हैं। जहां सच्ची बातें फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं, वहीं फेक न्यूज बड़ी चालाकी से लिखी जाती हैं। साथ ही ऐसी न्यूज आपके डर और गुस्से के इमोशंस को प्रोवोक करने का काम करती हैं। अगर आपको कभी किसी आर्टिकल को पढ़कर गुस्सा या डर लगे तो कुछ सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। पहला सवाल कि आखिर ये स्टोरी क्यों लिखी गई है। दूसरा सवाल, क्या आर्टिकल में लिखी बातें किसी पर्टिकुलर एजेंडा को प्रमोट करने के लिए तो नहीं कही गई। और आखिरी सवाल कि क्या वो पेज आपसे किसी अननोन लिंक पर क्लिक करवाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। वहीं हम में से कुछ लोगों की हैबिट होती है किसी भी न्यूज या इंफॉर्मेशन के नीचे लिखे कमेंट्स को पढ़कर अपना पर्सपेक्टिव बनाने की, साथ ही उन कमेंट्स के बेसिस पर उस न्यूज की ऑथेंटिसिटी चेक करने की। अब ऐसा करना आपके लिए तो पता नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए फायदेमंद जरूर होता है जो किसी सही न्यूज पर मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग कमेंट्स डालने के लिए लोगों को हायर करते हैं, ताकि लोग सही और सच्ची बातों पर डाउट करने लगे। इसीलिए कमेंट्स पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। साथ ही धड़ल्ले से वायरल होने वाले फेक इमेजेस भी लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब ऐसे में अगर आप किसी इमेज की ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहते हैं तो आप गूगल रिवर्स इमेज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए फैक्ट चेकिंग साइट्स जैसे कि पॉलिटिफैक्ट, फैक्ट चेक, स्नूप्स और BBC रियलिटी चेक का यूज कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर फैले इस फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि डिस इन्फॉर्मेशन के जाल को तोड़ने के लिए हम सबको एक साथ खड़े होना होगा, क्योंकि फेक न्यूज पर नोइंगली और अननोइंगली यकीन करने वाले ही उसके लिए एक सप्लाई चेन की तरह काम करते हैं। इसीलिए किसी भी न्यूज या आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी चेक किए बिना उसे शेयर ना करें।